हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक को लेकर दो तीन खबरें आई मार्केट में। सबसे पहले जेफरीज का कहना है कि बंधन बैंक का अब जो प्राइस टारगेट होगा वो 40% डाउन होगा। सो दे हैव कट द टारगेट ऑफ बंधन बैंक बाय 40%। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बंधन बैंक गेट्स ए 40% प्राइस टारगेट कट फ्रॉम जेफरीज आफ्टर सीईओ रेजिग्नेशन। और सीईओ के रेजिग्नेशन की यहाँ पर बात आई। बंधन बैंक टैंक्स ओवर 6% आफ्टर सीईओ घोष स्टेप्स डाउन। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये न्यूज़ आई तो उस टाइम पर जो बंधन बैंक का स्टॉक प्राइस है, अगर हम उसके प्राइस की परफॉर्मेंस देखें, सो दिस इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट द लाइफ टाइम लो। तो अगर हम स्टॉक प्राइस देखते हैं, दिस इज ट्रेडिंग एट 182। और इसका जो लोएस्ट लेवल बना था दैट वाज 154, तो लोएस्ट लेवल की रेंज में ही है। अगर हम ओवरऑल रेंज देखें तो हायर रेंज इज 742 एंड लोएस्ट लेवल इज 152 एंड करंटली कोटिंग एट 182। तो अगर हम टॉप से बात करने लगे तो टॉप से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 75% डाउन है। और इसने जो लिस्टिंग की थी मार्च 2018 को, वो मार्च 2018 को लिस्टिंग 465 के आसपास थी। वहां से भी ये 50 60 के आसपास डाउन है। अगर हम देखने लगे ओवरऑल हम देखते हैं तो 60% के आसपास डाउन है। यानी कि स्टॉक की जो प्राइस परफॉर्मेंस है दैट इज वी कैन से पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा डाउन है। और ऐसे में 40% का और प्राइस कट आ जाना, सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा कि जब ये लोग इस तरह के प्राइस कट की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़नी चाहिए, हमें डिटेल में भी जाना चाहिए। डिटेल में किस तरह से जाना चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि बंधन बैंक को 40% का प्राइस टारगेट कट हुआ है जेफरीज ने आफ्टर सीईओ रेजिग्नेशन। तो अब हेडिंग में तो यहाँ पर 40% प्राइस टारगेट कट दिखा दिया हमने। इसको अगर ओपन करके देखें तो कहीं पर भी प्राइस नहीं लिखा कि कितने प्राइस तक का टारगेट है। एंड क्योंकि प्राइस का टारगेट नहीं लिखा तो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है। इन लोगों में एक्चुअल में जो अपने फॉलोअर्स हैं ना, वो भी आते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? मिसमैनेजमेंट है और कुछ नहीं। तो मेरी अपने सारे ही फॉलोअर से एक सिंपल सी गुजारिश है कि जब भी इस तरह की बहुत ज़्यादा मीन्स एंथुसियास्टिक न्यूज़ आए तो भी उसकी डिटेल में पढ़ना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग न्यूज़ आए तो भी उसकी डिटेल में जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर हम इसकी डिटेल को पढ़ने लगे तो डिटेल में जाकर पता चलेगा कि जो इनका प्राइस टारगेट इन्होंने मेंशन किया वो कितना है। अगर हम इसको यहाँ पर डिटेल में जाकर देखने लगे, द बंधन बैंक फेल मोर देन 6% मंडे आफ्टर फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चंद्रशेखर घोष रेजिग्नेशन, वॉलंटरी रेजिग्नेशन। और यहाँ पर जेफरीज ने भी यहाँ पर बात की। Jefferies has revised the price target for the bank to 170 from 290 and downgraded the share to underperform after this announcement। तो यहाँ पर जो इन्होंने अभी प्राइस टारगेट सेट किया वो कितना है? 170 है। नाउ 170 एंड करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस 182 है। तो 170 और 182 मींस आफ्टर दिस डाउनग्रेड, अगर हम क्लोजिंग की बात भी करने लगे तो वहां से भी 170 तक अगर जाएं, आप ध्यान से समझना कि 170 तक जो इनका प्राइस टारगेट है वहां तक भी जाएं तो देन दिस इज ओनली 8%। अब 8% फॉल आता है हमारा और इनके प्राइस टारगेट पर पहुंच जाता है, तो 40% कहाँ गया? मीन्स हेडलाइंस पढ़ने पर क्या लगता था? 40% स्लैश और यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा फिर से मैं आपको दिखाऊं, गेट्स 40% टारगेट कट। अब 40% टारगेट कट है लेकिन करंट प्राइस से जो इनका टारगेट है वो सिर्फ 8% है। तो 40% का क्या हुआ? क्योंकि इनका पहले जो टारगेट था वो 290 था। अब 290 का 40% इन्होंने कट किया तो 170 टारगेट आता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है? ना तो हेडलाइन में कहीं पर 290 दिखाया गया, ना हेडलाइन में कहीं 170 दिखाया गया। हाँ, 40% टारगेट कट जरूर दिखाया गया। और जिस दिन ये नीचे गिरा उसके बाद में फर्दर नीचे नहीं गिरा। तो यहाँ पर अगर फर्दर नीचे नहीं गिरता है स्टॉक प्राइस और हैवी वॉल्यूम सारी की सारी यहीं संभाल ली जाती है, तो किसी ने बाय तो किसी ने किया होगा ना इस स्टॉक को। अब अगर हम यहाँ पर इस तरीके से देखें कि जब स्टॉक प्राइस नीचे टूटा, अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर नीचे डाउन खुला, और जिस लेवल पर ये डाउन खुला एग्जैक्टली ये 1 मिनट की कैंडल पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 181 वाज द लेवल, और सारा का सारा माल यहीं पर भर लिया गया। और उसके बाद ऑलमोस्ट इसी रेंज में वापस से आया स्टॉक प्राइस फिर से, और यहां से फिर से इसने सपोर्ट लिया और फिर से चला गया। यानी कि हेडलाइंस को जानबूझकर तो नहीं दिखाया गया कि 40% कट 40% कट, वेयर एज अगर करंट प्राइस से कट की बात करने लगे देन दिस इज ओनली 8% कट।
अब करंट प्राइस से ही जनरल पब्लिक को कैसे लगेगा? जनरल पब्लिक को तो ये लगेगा ना कि यहाँ से जेफरीज ने 40% नीचे जाने की बात कर दी, जबकि जेफरीज ने 40% करंट प्राइस से नीचे जाने की बात नहीं की। जो उन्होंने कभी इसके प्राइस टारगेट रखे थे 290, तब से नीचे जाने की बात की। अब यहाँ पर जेफरीज के सामने भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप पहले तो 290 तक बुलिश थे, सिर्फ और सिर्फ सीईओ के रेजिग्नेशन से क्या 40% बेकार हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर सीईओ ही सिर्फ अकेला काम करते थे, बाकी पूरी टीम, बाकी मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब बिल्कुल बेकार ही लोग बैठे थे क्या? और अगर आपको लगता है जब बिल्कुल बेकार लोग बैठे थे तो फिर आप इसमें 290 का टारगेट कैसे रख सकते हो? और एक सीईओ के रेजिग्नेशन से आई अंडरस्टैंड सीईओ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन टीम थोड़ी कहीं खत्म हुई है और सीईओ ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं सडनली रिजाइन किया है। उनका टेन्योर पूरा हो रहा है, ये बिल्कुल साफ साफ है। ही इज रिजाइनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टेन्योर, ही विल बी 64 नाउ, और 9 इयर्स का पूरा टेन्योर खत्म करके रिजाइन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कल से नहीं आ रहे हैं, जो उनकी रेजिग्नेशन की, जो उनका एक्चुअल में टेन्योर खत्म होने की डेट है, वो तब से नहीं आ रहे हैं। तो ये कोई डराने जैसी सिचुएशन तो नहीं है कि एक भयंकर तरीके से डराया जाए और यहाँ पर स्टॉक प्राइस को पूरा पहले 1 मिनट में ही डाउनग्रेड किया जाए, पिटाई की जाए और सारा माल यहाँ पर भर लिया जाए, और भरने के बाद में नेक्स्ट 1 मिनट में सारा माल भर लिया, फिर भर लिया, फिर भर लिया, और उसके बाद में स्टॉक प्राइस वापस से नीचे मुड़ के ही ना देखे, और सेम प्राइस पर अगर दोबारा से आ जाए तो यहाँ पर भी जितनी भी क्वांटिटी है सारी की सारी परचेज कर ली जाए। ऑफ कोर्स बड़ी छोटी सी बात है, अगर 40% का प्राइस टारगेट 290 से आप नीचे लेकर आते हो तो 170 जाने में कितनी देर लगती है? 8% तो वॉलेटिलिटी में चला भी जाता है। कहने को बात भी हो जाएगी, देखो हम तो सही थे, 170 पहुंच गया। लेकिन 290 का क्या? जिन लोगों ने जेफरीज के कहने से 290 के टारगेट के लिए ऊपर परचेज किया होगा, उनका क्या? देखो यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि हमारे रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है, किसी के भी कहने से स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है, किसी के भी कहने से मीन्स किसी के भी कहने के बाद, रिकमेंडेशन के बाद स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन एक हेडलाइंस क्रिएट कराना, लोगों को पैनिक क्रिएट कराना और 40% के कट का बात करना, सिर्फ हेडलाइंस में जहां भी देखो 40% कट, जहां भी देखो 40% कट, और एक्चुअल में वो 7-8% का कट होना, रियल टर्म्स में प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी समझ के हिसाब से, क्योंकि अब रिटेल इन्वेस्टर्स की यहाँ प्रॉब्लम क्या है, उनके पास रील्स देखने का टाइम है, लेकिन नीचे डिटेल में देखने का टाइम नहीं है। हार्ड एंड पैसे लगे हैं अपने, उसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया भर से पूछ लेंगे कि अब इसका क्या करें, अब इसका क्या करें। पहले डिटेल पढ़ तो लो, डिटेल पढ़ने में कितनी देर लगती है। अब डिटेल पढ़ी क्यों नहीं जाती? डिटेल इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि हमारे जो माइंड की ट्यूनिंग है ना, अब वो एक जगह टिकने की रही नहीं है। ये शुरुआत कब से हुई थी? ये शुरुआत तब से हुई थी जब डीडी 1 और डीडी 2 के बाद बहुत सारे चैनल्स आ गए थे और सबके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता था। तो एक अगर चैनल पर एडवर्टीजमेंट आती थी तो साथ के साथ दूसरा चैनल चेंज कर लिया जाता था, और एक जगह माइंड को रुकने की और तसल्ली से देखने की हैबिट वहां से खत्म होनी शुरू हुई। उसके बाद में फिर तो ये सिलसिला इतना चल पड़ा कि कोई भी बंदा एक मूवी लगातार देख ही ना पाए टीवी पर, क्योंकि जैसे ही ऐड आए दूसरी जगह पहुंच गए, जैसे ऐड आए दूसरी जगह पहुंच गए, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस, उसके बाद में रील्स, शॉर्ट्स, यानी कि अब शॉर्ट्स में भी 5 सेकंड्स का शॉर्ट्स होना चाहिए, 10 सेकंड्स का होना चाहिए। अगर कोई शॉर्ट एक्चुअल में 2 मिनट का है ना, तो उसे देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि माइंड को हैबिट ही नहीं है एक जगह रुकने की। अब हेडलाइन पढ़ ली से तो और क्या करें, अब तो निकलो यहाँ से, आगे चलते हैं। सो स्टॉक मार्केट में अगर सीरियस इन्वेस्टर बनना है तो इस चीज से हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। उसके बाद में जब बंधन बैंक की हम बात कर रहे हैं, हमने ये सारी बातें समझ ली, घोष ने स्टेप डाउन कर लिया यहाँ पर, और जो जो सीईओ थे, फिर उनकी यहाँ पर एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी रखी। कॉन्फ्रेंस में जो चंद्रशेखर घोष हैं, जो ओनर भी हैं, उन्होंने 3 डेकेड्स दिए हैं इस कंपनी को, उन्होंने सारी चीजें बताई। उन्होंने बोला, माई डिसीजन टू रिटायर वॉज मेड वॉलंटरली by me with due consideration and with a deep commitment to the continued success of the organization. I am not bidding farewell to Bandhan Bank family. I am transitioning to a higher strategic role at the holding company level, and in my role I will pursue a strategic responsibility where I can leverage my experience and insight to contribute to the group's overall growth and prosperity. तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं बैंक को छोड़कर जा रहा हूं, मैं बंधन बैंक से यहां से रिजाइन कर रहा हूं, लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है
वो सबके साथ रहेगा और जो ग्रुप कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, अब होल्डिंग कंपनी कौन सी, हम यहाँ पर अगर बंधन बैंक में जाएं, यहाँ पर इन्वेस्टर में जाएं, प्रोमोटर्स में देखें, तो बंधन बैंक फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी जिसके पास 40% हिस्सेदारी, अब वो इसमें जाएंगे और इसमें जाने के बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि वो ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मूवमेंट देखेंगे और जो नीचे न्यू टीम आई है उस टीम को यहाँ पर गाइड करेंगे। अब न्यू टीम कौन सी आई है हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आई वॉन्ट टू थैंक ऑल स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर प्लेसिंग देयर ट्रस्ट इन बंधन बैंक एंड मी। ये सब बातें हो गई। अब इन्होंने यहाँ पर बताया अभी कि एज यू आर अवेयर इन रिसेंट पास्ट, नॉट इन द पास्ट, इन रिसेंट पास्ट वी हैव एनहेंस्ड द बैंक्स लीडरशिप विद आवर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रतन कुमार केश एंड राजेंद्र Kumar Babbar, and CFO Rajiv Mantri, Head of Mortgage and Retail Assets, Santosh Nair, who are working closely with other senior leaders in the bank. The team is ready to take the bank to the next level. तो ये पूरा एक स्ट्रेटजिक मूव है, ऐसा नहीं है कि ये सडनली बाई चांस ऐसे कर लिया गया। ये तो अब 64 की एज में अगर ओनर रिटायर होता है तो इसमें गलत क्या है। उदय कोटक भी तो रिटायर हो रहे हैं अपने कोटक बैंक से, तो इसका मतलब ये है कि अब कोटक बैंक को यहाँ से 40% कट का एक यहाँ पर फालतू की बात की जाए और नीचे गिरा दिया जाए। यहाँ पर मेरा कहना ये है, जितने भी यहाँ पर मीडिया हाउसेस हैं, मेरी सबसे एक अपील है कि आप इंडियन हाउसेस हैं, इंडियन मीडिया हाउसेस हैं, आपको इंडियन इन्वेस्टर्स के फेवर में बात करनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो यहाँ पर एडिटर्स हैं उनको एक बात को समझना चाहिए, ये मेरी अपील है उन लोगों से, क्योंकि वो भारतीय हैं। उनको एक बात को समझना चाहिए कि कौन सी हेडलाइन का रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो बेकार में पैनिक हो जाएंगे क्योंकि वहाँ 40% कट है लिखा हुआ और वो ये समझ लेंगे कि करंट प्राइस से 40% कट हो जाएगा, जबकि एक्चुअल में करंट प्राइस से जो कट है वो सिर्फ 8% का है। तो क्या ये गलत बात नहीं हो जाएगी? हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जेफरीज ने 40% टारगेट, जो प्राइस टारगेट है उसको कट किया to the target of 170 and current price is 185. From current price this is 8% down. ये आप इतना लंबा नहीं लिख सकते, मैं कह रहा हूँ पूरे सेंटेंस के साथ में टू द प्राइस टारगेट 170, इतना 3 शब्द लिखने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन उससे क्या होगा, आप एक बेहतरीन चैनल के रूप में, पॉजिटिव स्टैंस के रूप में निकल कर आओगे एंड लोगों को समझ में आएगा कि भाई अगर कहीं बुद्धू नहीं बनाया जाता तो इस चैनल पर नहीं बनाया जाता, या इस मीडिया हाउस पर नहीं बनाया जाता, इस वेबसाइट पर नहीं बनाया जाता, इस न्यूज़पेपर में नहीं बनाया जाता। ये एक छोटी सी अपील है, आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हो अगर आपको सही लगे, क्योंकि अगर इंडियंस के फेवर में नहीं होंगे और ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ये मेरा कहना है। यहाँ पर मैं सेम ही एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक टम्बल नियरली 19% एज एमडी एंड सीईओ नितिन चुग रिजाइन फ्रॉम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब आप ये समझो ये सेम ही है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में सेम सिनेरियो हुआ था। 19 यहाँ पर 20 अगस्त 2021 की बात है, और अगर हम उज्जीवन की बात करने लगे, एसएफबी की बात करने लगे, तो यहाँ पर 19 अगस्त 2021 आप ये समझना कि ये किस तरह की सिचुएशन थी। आप ये देखो 20 अगस्त को यहाँ पर इसी तरीके से ये स्टॉक प्राइस 19% डाउन गया था, और अगर मैं यहाँ पर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने लगूं कि ये कौन सा प्राइस था, तो ये लेवल था उस टाइम पर 19.45 का। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कि थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, लेकिन जो स्टॉक प्राइस फाइनली गया वो कहाँ गया, वो 60 तक उसने टच किया। और कितनी रिटर्न आई यहाँ से 23 अगस्त से लेकर, और जो इसने हाई बनाया 840 डेज, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन लिटिल बिट मोर देन 2 इयर्स, एंड 222% का यहाँ पर गेन आया, यानी कि स्टॉक प्राइस 20 रुपए से 60 रुपए टच किया, 3 गुने से ज्यादा हुआ इन 2 इयर्स। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी, देखो जब कंपनी यहाँ पर किसी पुराने ओनर से चल रही हो और वहाँ कंट्रोल में नहीं हो पा रही हो, क्योंकि शायद कई बार कंट्रोल में इसलिए भी नहीं होती, आप ध्यान से समझना मेरी इस बात को, क्योंकि वो ओनर हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा श्रूड नहीं है यहाँ पर, श्रूड बेकार उसमें नहीं, क्लेवर अप्रोच से नहीं, यहाँ पर बिजनेस में रिजिड होने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट, वी नीड टू ब्रिंग द नेट प्रॉफिट इन द कंपनी नो मैटर व्हाट, टीम को कस के काम कराओ, और इस तरीके से वो कई बार नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि उनकी एज हो गई है, ही इज 65, ही हैज लिव्ड हिज लाइफ सर्विंग द बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 3 decades, उन्होंने पूरी जिंदगी दी है, बैंक को बड़ा बनाया है, और उनके पास पैसे की कमी नहीं है, ही इज ए रिच मैन। आप समझो 40% कंपनी के पास है, ओनर के पास है, पूरा बैंक कितने का है आज की डेट में भी गिरने के बाद भी 30,000 करोड़ का है। सो 40% इज 12,000 करोड़, गिरने के बाद की बात है ये। 12,000 करोड़ इज सच ए बिग अमाउंट कि उसके बाद लगता है कि यार पैसे से भी डिटैचमेंट होती है एक लेवल पे आके। तो वो उतने राइट डिसीजन कसकर नहीं ले पाते, वो समझते हैं बिजनेस को हर तरीके से है, लेकिन शायद वो टीम को कसकर नहीं रख पाते। तो ऐसे में उनको भी फील होता है यार अब मेरे बस की डांटना फटकारना नहीं रहा, नई टीम लेकर आओ, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, और मैं यहाँ पर मेंटोरशिप करूंगा, आपको इकोनॉमिक्स समझाऊंगा, बैंक की बिजनेस करने के तरीके समझाऊंगा, लेकिन टीम से काम कराना, देर रात तक रुको, इतना टारगेट होना चाहिए, ये डांटना फटकारना मेरे बस की बात नहीं। इस तरह की ये प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं आपको जो होती हैं जब हमारे पास पैसा आता है, तो हमें ये फील आती है। आपके पास भी जब थोड़ा बहुत भी पैसा बढ़ेगा ना, तो इस तरह की बातें आएंगी कि यार पैसा तो है, अब बाकी चीज करते हैं। यहाँ पर सेम ही चैलेंज किसके साथ था, ध्यान से समझना, रतन टाटा जी के साथ सेम चैलेंज था। ही इज ए नाइस मैन, नो डाउट अबाउट इट, पूरी जिंदगी उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जी, सारे काम उन्होंने अच्छे किए, डोनेट किया, दुनिया भर के उन्होंने काम किए, लेकिन क्या टाटा स्टील प्रॉफिट में रही, क्या टीसीएस को छोड़कर टाटा मोटर्स कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रही, या कौन सी कंपनी टाटा की बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में गई, नहीं गई ना। लेकिन जब उन्होंने रिजाइन किया उसके बाद में जो टीसीएस के यहाँ पर सीईओ थे चंद्रशेखरन, जब वो यहाँ ग्रुप के सीईओ बने, उसके बाद में क्या हुआ, टाटा मोटर्स 10 टाइम्स 7-8 टाइम्स, और टाटा स्टील बिल्कुल ऊपर चला गया, एक एक करके बाकी सारे स्टॉक्स निकलते चले गए। क्यों? क्योंकि यार वो ही इज ए रिच मैन, आप समझो बात को, रतन टाटा इज ए रिच मैन, वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उनको दान पुण्य करने में मजा आता है और वो कर सकते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन कंपनी से पैसा कमाना, कंपनी में नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना, वो एक प्रोफेशनल ज्यादा अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो टीम को टाइट करके काम करा सकता है, आप समझो। और जब से चेंजेस आए उसके बाद में सारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली गई, जो प्रॉब्लम्स थी टाटा मोटर्स की सारी खत्म होती चली गई, यहाँ पर टाटा स्टील की प्रॉब्लम खत्म होती चली गई। सो सेम थिंग हैपेंस, इसको प्रैक्टिकली लेने की जरूरत है, इसको नेगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही बात जेफरीज की, उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इस चीज को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी एचडीएफसी एएमसी को लेकर। एचडीएफसी एएमसी को सेम टाइम पर सीएलएसए ने डाउनग्रेड किया था, एंड सेम टाइम पर यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने डाउनग्रेड किया था, और अच्छा खासा डाउनग्रेड किया था। और ये कब डाउनग्रेड किया था, 23 मई 2023 एंड 25 जुलाई 2023। मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी उसी टाइम पर, जेपी मॉर्गन डाउनग्रेड्स एचडीएफसी एएमसी। आप इस पूरी वीडियो को देखना, मैंने एक एक करके सारे रीजंस बताए थे कि ऐसा क्या हुआ था और इनके रीजंस क्या हैं। जब आप उन रीजंस को पढ़ोगे ना, तो एग्जैक्टली सेम बताया था कि भाई वो पहले से ही इस कंपनी के ऊपर यहाँ से इस कंपनी पे पहले से वो नेगेटिव रहे हैं। और नेगेटिव क्यों रहे हैं, क्योंकि जो उनके क्लाइंट थे, जिनकी इन्वेस्टमेंट थी एचडीएफसी एएमसी में, उन क्लाइंट को वो एग्जिट कराना चाहते थे, तो उनको कन्विंस करने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ा। और उसी टाइम पर वीडियो बनाई, मैंने वीडियो में बताया था दैट दिस कंपनी इज गोइंग टू टच लाइफ टाइम हाई। 10 मंथ्स हुए हैं उस टाइम को, उससे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और उस 10 मंथ्स में क्या हुआ है, आप एचडीएफसी एएमसी को देख सकते हो कि 23 जुलाई के बाद एक्चुअल में स्टॉक प्राइस ने किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म किया। एचडीएफसी एएमसी की हम बात करें, नॉट बैंक की। और 23 जुलाई हमारा यहीं पर था, ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास था। 23 जुलाई 2023, एक बार हम फिर से देख लेते हैं एग्जैक्ट डेट कौन सी थी। 25 जुलाई थी एंड 23 मई थी। 23 मई और 25 जुलाई, एक बार हम फिर से देखते हैं। 23 मई हमारा ये डेट था, 24 मई, उसके बाद में क्या हाल हुआ। और 25 जुलाई को हमने कहाँ से देखा, 25 जुलाई हमारा ऑलमोस्ट दिस लेवल। और इसके बाद क्या हुआ, लगातार स्टॉक प्राइस इस तरीके से ऊपर गए। अब यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने जिन्होंने डाउनग्रेड किया था, तो उनके क्लाइंट्स ने जिन्होंने सेल कर दिया होगा, उनकी क्या हालत हुई होगी। यानी कि 129% गेन, और हाउ मच टाइम, 270 डेज, 280 डेज, यानी कि 9 मंथ्स, लेस देन 9 मंथ्स। और अगर हम जेपी मॉर्गन वाली भी बात करने लगे तो 60% गेन विद इन 7 मंथ्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये बड़े इंस्टीट्यूशंस कुछ कह रहे हैं, इनके पीछे अपने रीजंस हैं। और अब इनकी रिकमेंडेशंस इतनी अपोजिट जाना, क्या इनको फर्क पड़ता है? देखो किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर
इवन दो इन लोगों को भी फॉलो किया जाए, यानी कि किसी को भी फॉलो किया, ऐसा नहीं है कि जब हमने बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए कि वो बेकार नहीं गए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी भी एशियन टाइल्स अभी भी उस प्राइस पर नहीं गया जिस प्राइस पर हमने कभी बात की थी, या फिर जैसे रिसेंटली 4-5 मंथ्स बैक हमने राजेश एक्सपोर्ट्स को डिस्कस किया था। राजेश एक्सपोर्ट की हालत यहाँ पर खराब है। एक दो स्टॉक का जिस प्राइस पर हमने रिकमेंड किया उसके बाद नीचे जाना, या फिर हमने ये बात की थी कि टाइटन इज ओवर वैल्यूड। अब ओवर वैल्यूड होने के बाद में वो फर्दर ओवर वैल्यूड हो गया। अब अगर कोई स्टॉक 80 के पी पर है, 80 के पी से वो फर्दर 120 के पी पर चला जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि टाइटन में इतनी बड़ी ग्रोथ है कि 120 के पी को वो यहाँ पर जस्टिफाई कर सके। सूनर और लेटर ये सारे की सारी चीजें ठीक होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर बजाज फाइनेंस को लेकर भी इसी तरह की बातें थी ना। जब बजाज फाइनेंस ओवर वैल्यूड था तो सबको लगता था कि विवेक भाई ऐसे थोड़ी होता है, तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। बट व्हाट हैपेंड राइट नाउ, इट इज ट्रेडिंग एट द सेम प्राइस वेयर इट वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 3 इयर्स बैक। 3 साल से वो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन में है। कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ऐसे ही टाइटन का भी टाइम आएगा। लेकिन दो तीन स्टॉक्स में ओवर वैल्यूड का और ओवर वैल्यूड हो जाना मींस वी आर नॉट रॉन्ग। हम शॉर्ट करने की बात नहीं करते। स्टॉक प्राइस वहां से शॉर्ट करने की सलाह नहीं दी गई थी बिल्कुल भी कि यहाँ पर शॉर्ट किया जाए। सिर्फ ये बताया जाता है कि ये ओवर वैल्यूड है, टेक्निकल टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब उसके बाद में इसमें बने रहना समझदारी नहीं है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग के हिसाब से। सेम इसी तरीके से एशियन टाइल्स की बात करें, राजेश एक्सपोर्ट की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर हमने महंगे पर बहुत ज्यादा किया था डिस्कस। सस्ती चीज और सस्ती हो गई, लेकिन प्राइसेस वापस आते हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है, जब भी किसी भी इस तरह की रिपोर्ट को आप देखो तो पूरा डिटेल में पढ़ो, रीजन समझने की कोशिश करो। हवा में एकदम से डिसीजन मत लो, और हेडलाइन पर तो बिल्कुल भी काम मत करो। डिटेल में समझो, पढ़ो। अब अगर हम वापस से बंधन बैंक की बात करने लगे हैं, तो बंधन बैंक के नेट प्रॉफिट को अगर आप देखोगे, सो जो प्री कोविड इनका हाईएस्ट एवर लेवल था, सेम प्राइस सेम नेट प्रॉफिट पर ये पहुंच गए हैं, सेम नेट प्रॉफिट पर। और लास्ट 3 इयर्स में इन्होंने बिल्कुल भी इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया, और जो अपना पैसा 13,500 करोड़ था वो बढ़कर 18,000 करोड़ हो गया बिना इक्विटी डाइल्यूट किए। यानी कि इन्होंने कैपिटल रेज नहीं की, नेट प्रॉफिटेबिलिटी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करने लगे, 40% ओनर्स के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 10.42% है। सारा का सारा 90% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर कंपनी इतनी बेकार है तो 90% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कैसे होगा? यहाँ हमें समझदारी दिखाने की जरूरत है। ये 3 times in 3 years जो अपनी एक स्ट्रेटजी है उसका एक अच्छा राइट कैंडिडेट है। और आप उसको एक बार फिर से देखना, जो ऑनलाइन क्लास वीडियोस हैं उनको देखना। उनको देखकर आपको समझ में आएगा 3 times in 3 years, यानी कि जो नीचे गिरने के रीजंस थे वो भी समझ में आते हैं, और वो रीजंस खत्म हो गए हैं वो भी समझ में आते हैं। प्रूवन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है इसका। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें कि कितना पैसा इन्होंने किस तरीके से ग्रो किया, 1539, 48, यानी कि हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। यहाँ पर वापस से नेट प्रॉफिट की बात करें तो बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है। सारे रीजंस खत्म हो चुके हैं। स्टॉक प्राइस बिल्कुल जमीन पर पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बंधन बैंक को फिर से देखें तो बंधन बैंक बिल्कुल लोएस्ट एवर लेवल पर है। अगर मैं कहता हूँ नेक्स्ट 3-4 इयर्स में भी हाईएस्ट एवर प्राइस पर चला जाए करंट प्राइस से, आप ध्यान से समझना, तो ये स्टॉक 300% गेन देने को तैयार है। यानी कि 4 गुना यहाँ से होता है। 4 गुना होने में 5 साल भी लग जाए तो कहाँ 5 गुना मीन्स 4 गुना पैसा होता है 5 साल में। और जिस तरीके से अब ग्रोथ नजर आने वाली है, मेरे हिसाब से आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, मेरे कहने से कभी नहीं। मेरे हिसाब से समझेंगे कि जब भी इस तरह की कोई रूमर्स आए, रूमर्स न्यूज का रूप लेकर आएंगी बहुत बार। आपका बुद्धू बनाया जाएगा बहुत बार हेडलाइंस के रूप में। आपको समझदार होने की जरूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा आपके साथ। कभी कभी डिले हो जाता है बीच में, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन साथ नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि साथ छोड़ दिया। 700 से ज़्यादा वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब चैनल पर अपने। उनको देखो, पुरानी चीज़ों को देखो, आपको समझ में आएगा। हर एक वीडियो में नॉलेज है। आराम से देखो, तसल्ली से देखो। नेटफ्लिक्स देखने से बेटर है कि आप अपने स्किल्स इंप्रूव करो, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपकी ज़िंदगी है और आप मुझे फॉलो करते हो, तो इसलिए मैं हक से कह भी पाता हूँ आपको। अपना ख्याल रखो, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।